हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ आपको मिलेंगे वही सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके मार्क्स बूस्ट करने में मदद करेंगे और जिन्हें समझकर आप इस चैप्टर में फुल स्कोर पा सकते हैं। तो बच्चों, अपनी कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी बढ़ेगी और एग्जाम कॉन्फिडेंस भी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर सवाल आपकी बोर्ड तैयारी को अगले लेवल पर लेकर जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो जैसा कि आपको पता है कि रॉलेट एक्ट 1919 में सर सिडनी रॉलेट के द्वारा लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। उस समय तक ब्रिटिश के खिलाफ में इंडियंस बहुत ज़्यादा ही क्रांतिकारी गतिविधि करने लगे थे और इस बात का अंदाजा ब्रिटिशर्स को था। इसलिए उन्होंने ये एक्ट पारित किया गया था, जिसमें वो बिना किसी ट्रायल के किसी भी भारतीयों को 2 वर्षों तक जेल में बंद रख सकते थे। इनका मेन मकसद ये था कि वो ताकि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा सके। इसका भारतीयों ने बहुत जमकर विरोध किया और इसे काला कानून भी कहा जाता था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी 1893 में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और उसके बाद ये 1915 में भारत वापस लौटे थे। और भारत लौटने के बाद इन्होंने बहुत तरीके के आंदोलन किए, जैसे जिसमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सारे आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इस पर हम बाद में कभी सेपरेट वीडियोस बना देंगे। तो फिलहाल चलते हैं। तो महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था और ये इस घटना के पीछे जो हाथ था वो आपको पता होगा, जनरल डायर का। और इस घटना के बाद एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके बारे में बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो उसका नाम था हंटर कमेटी। तो इस हंटर कमेटी को बनाया गया था। और अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया था? तो जैसा कि अभी हम जस्ट इससे पहले आपको बताए हैं, क्योंकि इसमें बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान था। तो किसी भी भारतीयों को बिना किसी मुकदमा चलाए उनको जेल में बंद रखा जा सकता था। और ये जो एक्ट आया था, आपको फिर से बता दें, ये 1919 में सिडनी रॉलेट के द्वारा पारित किया गया था। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन आपको पता होगा कि ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो कि 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1920 में 1920 से पहले 2 सेशन भी हुए थे, जैसा आपको पता होगा। एक नागपुर सेशन और एक लखनऊ सेशन, सॉरी कलकत्ता सेशन। तो इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो आपको एक सवाल पूछा जाता है और वो 2 नंबर में सवाल आता है कि आखिर एक नंबर में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो एक सवाल ये भी बनता है, तो उसका आंसर है आपका चौरी चौरा घटना। तो इस चौरी चौरा घटना के बाद ही गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया था। और ये जो घटना हुआ था ये 1922 में हुआ था। दरअसल इसमें हुआ ये था कि कुछ 22 पुलिसकर्मी थे, जिनको वहाँ के लोगों ने पूरे पुलिस थाना के साथ जिंदा जला दिया था। और इस घटना से गांधी जी काफ़ी निराश हुए थे और उनको काफ़ी दुख पहुंचा था। उनको लगा कि वो जो जिस मार्ग पे अपने क्रांति को चाहते हैं, अपने आंदोलन को चाहते हैं, वो उस मार्ग से भटक रहे, क्योंकि गांधी जी असहयोग जो चला रहे थे वो बिल्कुल शांतिपूर्वक चाहते थे और अहिंसा के मार्ग पर चाहते थे। लेकिन जैसे ये घटना हुआ जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया, तो इससे गांधी जी काफ़ी क्षुब्ध हो गए, जिसके बाद उन्होंने इस आंदोलन को वापस कर लिया था।
अब अगला जो सवाल है हमारा, वो अगला प्रश्न बन के आता है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो असहयोग आंदोलन था वो चौरी चौरा घटना जो कि 1922 में घटित हुआ था और ये गोरखपुर में हुआ था। तो इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन इस आंदोलन को वापस लेने के बाद बहुत सारे जो हमारे नेता थे, बहुत हमारे जो लीडर्स थे, वो काफ़ी दुखी थे और बहुत सारे लोगों ने फिर अपने अपने अलग अलग तरीके के पार्टीज़ को बनाना शुरू कर दिया था। तो उसी में फिर स्वराज पार्टी जो कि 1923 में बनाया गया था, जो कि 1923 में, जो कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था। 1923 में ये पार्टी बनाई गई थी। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान नागपुर सेशन कब हुआ था। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर बन के आता है 1920। अभी 1919 से रिलेटेड हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि 1919 में भारतीय इतिहास में किन किन घटनाओं का उल्लेख है जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग किसने की थी। दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग किसने की थी। तो इसका ये तो बहुत ही आसान सवाल है और इसका आपको जवाब भी पता होगा। तो इसका जो हमारा जवाब बन के आता है वो है भीमराव अम्बेडकर, जो कि उन्होंने 1930 में दलित एसोसिएशन नाम का एक संगठन भी बनाया था, जो कि दलितों के उद्धार के लिए, दलितों के समाज कल्याण के लिए बनाया गया था उनके द्वारा ही। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। तो गांधी जी का जो मेन हथियार था वो था सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब होता है, चार ऑप्शन है, सत्य की शक्ति पर आग्रह, अहिंसा का पालन, ब्रिटिश सरकार का विरोध या उपवास करना। तो ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे और इसका हम आपको आंसर अगले अगले वीडियोस में जरूर बताएंगे। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो आता है, गिरमिटिया मजदूर को किन स्थानों पर ले जाया जाता था। तो गिरमिटिया मजदूर जो कि हुआ करते थे, खास तौर पर इन लोगों को, ऐसे मजदूरों को लेकर जाया जाता था आइलैंड पर। तो आइलैंड जो द्वीप समूह होते थे वहाँ पर लेकर के खास तौर पर जाया जाता था और इनके पीछे कारण यही था कि अगर उनको द्वीप पर लेकर के ले जाया जाएगा तो फिर वो कभी भी वहाँ से भागना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा उनके लिए, बहुत भागने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो फिजी, गुआना, वेस्ट इंडीज़, जो कि फिजी भी एक आइलैंड है, वेस्ट इंडीज़ भी एक आइलैंड है। तो इसका जो आंसर बन के आएगा, ये आंसर है आपका उपयुक्त सभी। तो इन सभी जगहों पर गिरमिटिया मजदूरों को लेकर के जाया जाता था। और हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, बहुत सारे प्रश्नों में नाम काम बता देता है। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ असहयोग, असहयोग का मतलब है सहयोग नहीं करना। तो सहयोग किसको नहीं करना था। तो सहयोग हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं करना था। और सहयोग ना कैसे कर सकते थे, तो उनके द्वारा जो बनाए इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा जो बनाए कपड़े हैं, उनके द्वारा जो नौकरियां दी गई है, उन सभी चीज़ों को अगर हम त्याग देंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए असहयोग था कि हम उनका सहयोग नहीं कर रहे किसी भी तरीके से। तो शिक्षा का बहिष्कार कर देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना और सरकारी नौकरियों का त्याग कर देना, ये तीनों चीज़ें। तो इसका आंसर जो है वो है उपयुक्त सभी। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की घोषणा किसने की थी। डोमिनियन स्टेटस आपको पता होगा। डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत हद तक समझ में आ चुका था कि उनका दाल बहुत समय तक नहीं गलेगा। तो जब भी ऐसा उनको लगता था कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधि हो सकती है, तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा लेकर के आते थे जिससे भारतीय संतुष्ट हो जाए, कुछ समय के लिए खुश हो जाए, उनको लगे कि ब्रिटिश उनके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। तो उसी में एक था डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब कि हम इंटरनली अपने कुछ नियम्स वगैरह, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बना सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटम जो पावर होगा, जो उसको अप्लाई करना, उसको अप्रूव करना, वो सारा पावर होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के हेड में ही होगा। तो इसको लेकर के जो आए थे वो थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जो कि हुआ था बंगाल विभाजन, जो कि आपको पता होगा बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, साइमन कमीशन भारत कब लौटा था। तो साइमन कमीशन बेसिकली
इंडियंस के लिए यानी भारतीयों के लिए तो साइमन कमीशन जो भारत लौटा था, तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए था 1928, क्योंकि साइमन कमीशन जो बना था बेसिकली वो 1927 के अंत तक बन गया था, और भारत जब आया था तो 1928 में आया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1928। और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारतीयों के लिए कुछ नियम और कानून बनाने थे जिसको ब्रिटिशर्स बनाना चाहते थे। उसीलिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया था, और इसमें 7 ब्रिटिशर्स थे, इसलिए भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया था। इसी घटना के दौरान हमारे देश के एक प्रमुख लीडर लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो अभी जस्ट हमने बात किया है इसके लिए, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। हमने आपको बताया है कि इसमें सातों के साथ जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, और एक भी भारतीय न होने की वजह से लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था, और इसकी वजह से इसमें लाठीचार्ज करवाया गया था, जिसमें हमारे देश के प्रमुख लीडर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और 1928 में ही एक इम्पॉर्टेंट क्या एक इम्पॉर्टेंट संस्था बनाई गई थी, उसका नाम आप कमेंट करें। अगला प्रश्न है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी, और इसकी शुरुआत डांडी यात्रा के साथ हुई थी, डांडी मार्च। तो डांडी मार्च के बारे में आपको पता होगा कि इसमें जो गांधी जी थे अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ निकले थे, जो कि साबरमती से लेकर के डांडी तक की यात्रा कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने नमक पर टैक्स लगा करके रखा था, और बहुत ही ज़्यादा हद तक टैक्स लगा करके रखा था। और नमक एक कॉमन यूज वाली ऑब्जेक्ट है, तो हर एक व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है। इसलिए गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत के लिए साल्ट को चूज किया था, और ये यात्रा साबरमती से डांडी तक चली थी, और ये 24 दिनों तक चला था, जिसमें टोटल 240 मीलों की यात्रा की गई थी। और फाइनली ये 12 मार्च से शुरू होकर के लगभग 6 अप्रैल को ये खत्म हुआ था, और गांधी जी ने 6 अप्रैल को डांडी पर पहुंच करके नमक बना करके इस नमक कानून को भंग किया था, और यहीं से शुरुआत हो गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? तो दांडी यात्रा के बारे में जस्ट अभी हमने आपसे बात की है कि ये 12 मार्च 1930 से शुरुआत की गई थी, और इसी के शुरुआत के साथ हमारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी भी शुरुआत हो गई थी। और ये खत्म कब हुआ था? तो ये खत्म हुआ था 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे थे, और वहां पर इन्होंने नमक बना करके नमक कानून को भंग किया था, और लोग अलग अलग देश के अलग अलग भागों में भी लोगों ने क्या किया था, इस नमक बना करके इस आंदोलन को बहुत ज्यादा गति दिया था। अगला जो प्रश्न है हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी आपका दिसंबर 1928 लाहौर अधिवेशन में। जैसा हमने आपको अभी एक डोमिनियन स्टेटस के बारे में बताया था, तो 1928 में इसी डोमिनियन स्टेटस के बारे में लॉर्ड इरविन ने कहा था। लेकिन उसके पश्चात हमारे देश के जो युवा लीडर्स थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने मिलकर के जो 1929 में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का दिसंबर में, जो कि लाहौर के आसपास में हुआ था। और ये कभी कभी आपको यहाँ से नदी के बारे में पूछ लेता है कि ये जो अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन किस नदी के पास हुआ था? तो याद रखिएगा, ये रावी नदी के पास में हुआ था। तो रावी नदी के पास में हुआ था, और यहीं पर इन्होंने ये घोषणा की थी कि आने वाले समय में हम 30 जनवरी 1930 को क्या करेंगे? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। लिखिए, और हम लोगों ने मनाया भी, और इसी में बोला गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कि हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, किसी प्रकार के आधे अधूरे यानी डोमिनेंट स्टेटस के बारे में डिमांड नहीं रखना है। वी वांट फुल पूर्ण स्वराज। और इसकी जो मांग की थी वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि लाहौर अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और आने वाले 23 जनवरी को हम लोगों ने
पूर्ण इंडिपेंडेंस डे मनाया भी था। तो हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, जो कि है पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच में हुआ था। तो पूना पैक्ट के बारे में आपको पता होगा कि जो पूना पैक्ट है आपका, ये 1932 में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। लेकिन गांधी जी उस समय जेल में थे, तो इसलिए उनके बिहाफ पर इस एग्रीमेंट पर, इस पैक्ट पर मदन मोहन मालवीय जी का सिग्नेचर किया गया था। और इसी के साथ हम हमारा ये आज का जो 20 ऑब्जेक्टिव्स है वो ख़त्म होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऐसे ही आपका भी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी आएगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।